इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। पापा चीटिंग। जानना चाहेंगे कुछ समय पहले हमारी जिंदगी कैसी थी? क्यों मिस्टर गोयल, आजकल आपका दिमाग काम नहीं करता? सब गलत है, तुमको कुछ भी याद नहीं रहता? कहाँ रखा है? बहू, तुम सब कुछ भूल जाती हो। पर जब से हमने योग अपनाया सब कुछ बदल गया। मिस्टर गोयल, क्या दिमाग लगाया है? अरे वाह, सब कुछ याद रहने लगा। जब से मैंने योगा किया है मैं कुछ नहीं भूलती। योग बनाए रखता है शारीरिक और मानसिक संतुलन और बच्चों में बढ़ाता है स्मरण शक्ति। जो करे योगासन, स्वस्थ रहे तन मन। सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered, born to be remembered। नई किरण, नई बेला, नई सुबह के साथ आप सभी को एक बार फिर से मेरा यानी संदीप भट्ट का नमस्कार। नई सोच, नई उमंग, नई राह को अपनाते हुए ही आप सभी आगे बढ़ें, इसी ख्वाहिश के साथ मैं बबीता जैन स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी तरह के अनोखे कार्यक्रम बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। हम जिनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं उन्हें टेनिस की दुनिया का बेताज बादशाह माना जाता है। जी, ये नाम टेनिस के इतिहास के सबसे सर्वोत्तम खिलाड़ियों के साथ साथ हाई प्रोफाइल लोगों में भी शुमार किया जाता है। और हो भी क्यों ना, इस खिलाड़ी ने अपने पूरे करियर में 17 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स, 77 सिंगल टाइटल्स और 77 डबल टाइटल्स जो अपने नाम किए हैं। वाकई में काफी इंटरेस्टिंग शख्सियत है ये टेनिस की दुनिया की। दरअसल हम बात कर रहे हैं आज ही के दिन वर्ष 1959 में जर्मनी में जन्मे जॉन मैकएनरो की। इन्होंने बचपन से ही इस खेल के प्रति एक अलग पहचान बनाना शुरू कर दिया था। एयरफोर्स में कार्यरत इनके पिता ने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि जॉन का हुनर गॉड गिफ्टेड है, हमने तो उसे बस तराशने की कोशिश की थी। जॉन में बचपन से ही एक एथलेटिक के समान आंख और हाथ का तालमेल बिठाने की कला दिखने लगी थी, जो कि कुछ समय बाद टेनिस कोर्ट में साफ नजर भी आने लगी। जब वो 2 साल के थे तब वो प्लास्टिक के बैट से बॉल पर सही निशाना लगाने लगे थे, जबकि 4 साल के होते होते ये काफी दूरी से ही बॉल को आसानी से पहचान कर हिट करने में सक्षम हो चुके थे। इन्होंने बहुत सारे जूनियर टूर्नामेंट्स में अपना करिश्मा दिखाया और लगातार आगे बढ़ते भी रहे। लेकिन अब इसे किस्मत कहें या फिर वक्त का खेल कि इतने बेहतर खेल के बावजूद जॉन को नेशनल जूनियर सर्किट में कभी भी नंबर 1 का स्थान नहीं मिल सका। पर कहते हैं ना कि जो अपने आप पर भरोसा करते हैं उनके बारे में दूसरे क्या सोचते हैं इसका उनको फर्क नहीं पड़ता है। जॉन ने भी इस बारे में ध्यान न देते हुए अपने खेल को आगे बढ़ाया और जुड़ गए पोर्ट वॉशिंगटन टेनिस अकेडमी के साथ। यहाँ इन्होंने पूर्व डेविस कप खिलाड़ी टोनी पालाफॉक्स व पूर्व ऑस्ट्रेलियन डेविस कप कोच हैरी हॉपमैन के सानिध्य में प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। वैसे जॉन ने जिस स्कूल से पढ़ाई पूरी की थी वो अपने इलाके का सबसे महंगा और समृद्ध स्कूल माना जाता था। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर सभी जॉन के बारे में कुछ अलग ही ख्याल रखते थे। यही कि जॉन एक बेहद ही मजाकिया व चालाक हैं। तभी तो जब परीक्षा में इनके अंक औसत आते तो उन्हें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था। और इस मामले में जब जॉन से पूछा गया कि उन्हें हमेशा औसत अंक ही क्यों मिलते हैं, तो इस पर उनका जवाब कुछ यूं था कि अगर मैं दूसरे खेल गतिविधियों में व्यस्त नहीं होता तो टॉप करना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ये बात तो सही है। अब एक ही समय में हर चीज में तो निपुण नहीं हो सकते ना। दरअसल अपने स्कूल टाइम में ही जॉन ने 4 साल फुटबॉल व टेनिस को और 2 साल बास्केटबॉल को दिए थे, इसीलिए खेल के प्रति उनका ध्यान ज्यादा रहा।
1977 में जब जॉन को यूरोप में खेलने का मौका मिला तो इन्होंने फ्रेंच जूनियर टूर्नामेंट जीता और विंबलडन के जूनियर टाइटल को पाने के प्रयासों में जुट गए। और पता है आपको, उन्होंने न सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया बल्कि इसके सेमीफाइनल्स तक भी पहुंच गए, जहां इनकी भिड़ंत हुई पहले से ही 4 सेट जीत चुके अनुभवी जिमी कॉनर्स से। हालांकि ये मैच तो इनके हाथ नहीं आया, लेकिन लगातार इनके जुझारू खेल को देखते हुए इन्हें 1997 के लिए टेनिस मैगजीन्स रूकी ऑफ द ईयर का खिताब जरूर मिल गया। वर्ष 1978 में जॉन को विंबलडन के पहले ही राउंड से बाहर कर दिया गया, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत के दम पर वो यूएस ओपन के सेमीफाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो गए। साथ ही साल के अंत तक वो वर्ल्ड सिंगल व वर्ल्ड डबल्स में 6ठे पायदान पर भी पहुंच गए। जैसे जैसे जॉन का टैलेंट लोगों के सामने आ रहा था, उन्हें एक सुपरस्टार के तौर पर देखा जाने लगा। 1979 में जॉन विंबलडन के चौथे राउंड में हार गए, लेकिन इसी साल उन्होंने अपने करियर का पहला यूएस ओपन चैंपियनशिप जीतकर सभी को खुश होने का मौका दे दिया। हाँ, और इस तरह जॉन ही वो पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने वर्ष 1948 के बाद सबसे कम उम्र के यूएस ओपन चैंपियन होने का खिताब हासिल किया था। और फिर 1980 में दुनिया ने टेनिस के सबसे बड़े मुकाबले को अपनी आंखों से देखा। इस दौरान कोर्ट में जॉन और जॉन बॉर्ग मौजूद थे। जॉन ने कड़े मुकाबले के बावजूद ये टूर्नामेंट जीता तो नहीं, लेकिन ये साबित कर दिया कि उनसे भिड़ना किसी के लिए कोई आसान जीत नहीं है। विरोधियों की यही जोड़ी एक बार फिर से यूएस ओपन में आमने सामने आई और इस बार कड़े मुकाबले के बाद जीत का सेहरा जॉन के सिर पर था। हाँ, और 1981 में यही विरोधी फिर आमने सामने थे और इस बार जॉन ने बॉर्ग को हराकर उनके 5 साल के जीत के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। और इतना ही नहीं, इस साल जॉन ने अपने यूएस ओपन टाइटल को भी बॉर्ग से सुरक्षित कर लिया था। The American champion. 1-6, 7-5, 6-3, 6-7, 8-6. Well, the thing is regarding Wimbledon, it's just coming back and try to defend your title, and you think coming back that you're not going to win again. You're not going to be able to pull off another win again at Wimbledon. But here I come back year after year and playing great tennis and keep up, winning the tournament, and it's an unbelievable feeling. एक प्रतिद्वंदी के तौर पर इनके खेल का मजा सभी ने लिया, लेकिन बॉर्ग ने कुछ ऐसा सोचा कि अब टेनिस के मुकाबले में शायद उनका आधिपत्य समाप्त हो गया है और इसीलिए जॉन से मिली इस हार के बाद उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। इस तरह जॉन ने बिल टिल्डेन के बाद लगातार 3 बार यूएस ओपन टाइटल अपने नाम करने का खिताब भी हासिल कर लिया। 1984 में हुए 84 मैचों में से इन्होंने 82 मैच जीते और साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप भी। इसी साल जॉन ने अपने करियर का तीसरा विंबलडन और चौथा व आखिरी यूएस ओपन टाइटल भी अपने नाम किया। आखिरी इसलिए क्योंकि इसके बाद इन्होंने थोड़े समय के लिए खेल से ब्रेक लिया और फिर उस रफ्तार के साथ कभी लौटे ही नहीं। इसीलिए इन्होंने बतौर डेविस प्लेयर खेलना शुरू किया और अपनी जीत की फहरिस्त में सिंगल्स व डबल्स टाइटल जोड़ते रहे। What I remember from that is just being so disappointed that Bjorn stopped right after that. That's really when that was really the last year he ever competed at a Grand Slam events was 81, and it was very disappointing for me and probably for Jimmy as well, because the three of us, I felt at that time, were really we lift each other. And now it's a different generation. It's Becker and Edberg, the 2 big favorites here, and here I am, like sort of the older guy playing the defending champion. So it just shows you how times change. वर्ष 1995 से इन्होंने विंबलडन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन आदि बड़े मुकाबलों के लिए बतौर कमेंटेटर जुड़ना पसंद किया और अब से जॉन ने सिर्फ स्पेशल इवेंट्स में चैरिटी के लिए खेलना शुरू कर दिया था। ये भी अच्छा ही था क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं जो चैरिटी के लिए कुछ करना पसंद करते हैं। उनके महत्वपूर्ण खेल को देखते हुए ही 1999 में इन्हें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम से भी नवाजा गया। वैसे खेल के अलावा जॉन को कला प्रेमी के तौर पर भी जाना जाता है
अपने इसी शौक के चलते इन्होंने न्यूयॉर्क शहर में जॉन मैकेनरो आर्ट गैलरी शुरू की है, जिसके जरिए नए व युवा कला प्रेमियों को आगे आने का मौका मिल रहा है। आज बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड के साथ साथ समस्त टेनिस जगत जॉन मैकेनरो को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दे रहा है। मैं आंवला हूँ, विटामिन सी का मैं भंडार हूँ, मैं रखता ऐसे स्ट्रॉन्ग हूँ, खांसी जुकाम मिटाना मेरा काम, दांतों और मसूड़ों को भी रखता हूँ स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग, काले लंबे बाल है मुझसे पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ। रोज एक आंवला खाने से हेल्थ हमेशा बरकरार रहे, चाहे जैसे भी खाए आंवला के गुण गाए। आंवला के गुण देखो। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो, ओ बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है हमसे सुनो। अच्छा बबीता, क्या लगता है तुम्हें कि हम अपने आज को देखकर आने वाले कल का अंदाजा कितना सही से लगा सकते हैं? संदीप, अमूमन ज्यादातर मामलों में तो लोग लगा ही सकते हैं, लेकिन हाँ, दुनिया में सभी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी उनकी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जो उन्हें दूसरी ही दुनिया का हिस्सा बना देते हैं। शायद सही कह रही हो तुम। अब जाने माने अभिनेता I.S. जौहर यानी इंद्रजीत सिंह जौहर को ही ले लो। वो एक वकील बनना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने पहले अर्थशास्त्र व राजनीति शास्त्र की शिक्षा ली, बाद में LLB भी की। हाँ, पर जब देश का विभाजन हुआ तो हालात पहले जैसे नहीं रह गए थे और आज ही के दिन 1920 में जन्मे जौहर को पहले लाहौर, फिर दिल्ली और आखिर में मुंबई आना पड़ गया। वैसे ऐसा ही कुछ पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ भी हुआ था। वो भी विभाजन के बाद मुंबई पहुंचे और वहीं पर अपने हुनर का सिक्का जमाने में कामयाब रहे। तो बस जौहर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। यहाँ आने के बाद इन्होंने बतौर अभिनेता पहली बार सिनेमा के क्षेत्र में कदम रखे 1949 में आई फिल्म एक थी लड़की से। इस फिल्म में जौहर साहब लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे और फिर 1950 से लेकर 1980 के दशक तक कई बेहतरीन भूमिकाओं में नजर आते रहे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? आप कौन है? कमाल है। अजी आप बताइए, आप कौन है? हम तो मामा हैं। मामा? लेकिन किसके? भांजे के या भांजी के? भांजी के या भांजे के? इना बाबू, भांजी का? भांजी का। आप यहाँ क्यों बैठे? मेहमानों के लिए कुर्सियाँ हैं? कुर्सी है, कुर्सी है। भाई साहब बोलता है टांग पर मत बैठो, इधर काउंट पर बैठो। हाँ तो सेठ जी, ये आपका ये जो भांजा है ना, ये भांजा है ना आपका, जो आपका बच्चा, वो जिस बच्ची को प्यार करता है ना, हम तीनों उस बच्ची के बच्चे हैं। आपको कोई मेरा मतलब है, हम उस बच्ची के तीनों मामा हैं। वैसे संदीप, पता है तुम्हें कि जौहर जी ने सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी खूब वाहवाही लूटी थी। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, लॉरेंस ऑफ अरेबिया व डेथ ऑन द नाइल जैसी कई विदेशी फिल्मों में बतौर सहायक या कैमियो की भूमिका निभाई थी। वेलकम 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 अबोर्ड द कार्नक। यस, माय नेम इज मिस्टर चौधरी। आई एम द मैनेजर ऑफ दिस बोट and your delight and happiness is my sole concern and pleasure, quite rightly. I have here a list of names and staterooms. I guess from your faces which is which, okay? इसके अलावा US टीवी श्रृंखला माया व नानक नाम जहाज है, यमला जट व छड़ियां दी डोली जैसी बहुत सी पंजाबी फिल्मों में भी जौहर साहब का जलवा साफ नजर आया था।
अब इनकी जितनी भी तारीफ करें शायद कम होगी। पहले तो जौहर जी ने बिना किसी अनुभव के फिल्मों की दुनिया को इतने बेहतरीन तरीके से अपनाया और अभिनय किया, और अब उन्होंने बतौर निर्देशक व पटकथा लेखक होने का खिताब भी हासिल कर लिया। जौहर जी ने जौहर महमूद इन गोवा, जौहर महमूद इन हांगकांग जैसी फिल्मों को लिखने के साथ साथ निर्देशित भी किया, और फिर हास्य कलाकार महमूद के साथ बतौर सहायक अभिनेता अभिनय भी किया। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। ये दो दीवाने दिल के चले हैं देखो मिलके, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। उस वक्त आधुनिक विचारधारा वाली फिल्मों में लोग अभिनय करने से थोड़ा सा कतराते थे, लेकिन जौहर साहब यहाँ भी पीछे नहीं रहे और इस तरह की फिल्मों की मदद से अच्छा पैसा बनाने में सफल रहे। और पता है साथियों, लोगों के बीच इनके नाम का जादू ऐसा सिर चढ़ा था कि कुछ समय में जौहर जी के नाम से ही फिल्मों का निर्माण शुरू कर दिया गया, जैसे मेरा नाम जौहर, जौहर इन कश्मीर, जौहर इन बॉम्बे वगैरह वगैरह। बिल्कुल बबीता, दरअसल ये ट्रेंड इसलिए भी फिट बैठा क्योंकि जौहर का नाम जुड़ते ही सभी को पता होता था कि फिल्म में कॉमेडी के तड़के के साथ साथ काल्पनिक कहानियों का मजा भी मिलने वाला है। बिल्कुल। वैसे आपको पता है कि मशहूर फिल्म निर्माता एवं निर्देशक यश चोपड़ा जी भी IAS जौहर के साथ बतौर सहायक निर्देशक जुड़े थे, और फिर इनके सानिध्य में सीखने के बाद ही वो अपना नाम बनाने में कामयाब रहे। अब कलाकार बेहतरीन हो तो पुरस्कारों से उसे सम्मानित करना तो बनता ही है। दरअसल जौहर जी को वर्ष 1971 में फिल्म जॉनी मेरा नाम में बेहतरीन कॉमेडियन के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया, और साथ ही हैरी ब्लैक में बेस्ट एक्टर के बाफ्टा पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया। अपने करियर में लोगों को गुदगुदाने वाले इस शख्स की मुस्कुराहट 10 मार्च 1984 को हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन उनका व्यक्तित्व व उनका अभिनय आज भी लोगों को याद दिलाता है एक प्रतिष्ठित कलाकार की, एक ऐसा कलाकार जिसकी चमक नए रंग ढंग के आ जाने के बावजूद ना तो फीकी पड़ी है और ना ही कभी फीकी पड़ेगी। ये है मिस्टर खन्ना। नियमित दिनचर्या इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं, न सोने का समय, न उठने का, खाना ऊट पटांग और व्यायाम अजी वक्त ही कहाँ है। और ये है मिस्टर वर्मा। समय पे सोते हैं, जल्दी उठते हैं, कसरत करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, ये रहेंगे रोग मुक्त, स्वस्थ और दीर्घायु। और मिस्टर खन्ना, इस प्रश्न चिन्ह को जीवन से हटाएं, नियमित संतुलित दिनचर्या जरूर अपनाएं। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अच्छा बबीता, इस दुनिया में कितने ऐसे लोग होते हैं जो बचपन में अपनी परेशानियों को देखते हुए भविष्य में उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ कोशिश ही क्यों, वो ऐसा करने में कामयाब भी रहते हैं। पता है संदीप, ये वाकया दर्शाता है उस इंसान की विस्तृत सोच को जो नहीं चाहता कि कोई दूसरा उस तकलीफ से गुजरे, और बस ऐसे लोग ही तो इतिहास बनाते हैं। जी हाँ श्रोताओं, 16 फरवरी वर्ष 1886 को भारत के दक्षिण में जन्मे रॉबर्ट आर विलियम्स को खास तौर पर विटामिन की संरचना का पता लगाने के लिए जाना जाता है। ये पता लगाना इतना आसान नहीं होता है क्योंकि विटामिन की संरचना बेहद ही जटिल होती है, लेकिन यदि एक बार इसे जान लिया जाए तो शरीर में इसकी कमी को आसानी से पूरा किया जा सकता है। वैसे बेरी-बेरी रोग के बारे में तो हम सबने सुना ही होगा, और शायद ये भी जानते होंगे कि शरीर में इस रोग की मुख्य वजह विटामिन बी की कमी का होना है। बिल्कुल, और डॉक्टर रॉबर्ट आर विलियम्स को भी बचपन में इस रोग की पीड़ा सहनी पड़ी थी, जिसकी मुख्य वजह कुपोषण अथवा अल्प पोषण होती है। जब कभी भी शरीर में, खास तौर पर बच्चों को सही आहार नहीं मिलता है तो उनके शरीर में कुपोषण के कारण कई रोग पैदा हो जाते हैं, जिनमें से एक है ये बेरी-बेरी।
बेरी रोग के मामले ज्यादातर एशिया के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां लोग खाने में चावल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इसके प्रभाव में तंत्रिकाएं नियंत्रण में नहीं रहती हैं और शरीर धीरे धीरे फूलता जाता है। यहाँ तक कि कई बार व्यक्ति, खास तौर पर बच्चे की मौत भी हो जाती है। विलियम्स को जब बेरी रोग हुआ तो वो 10 साल की उम्र में अपने परिवार के पास वापस यूएस आ गए और फिर निश्चय कर लिया कि इस बीमारी का हल खोजेंगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने मनीला ब्यूरो ऑफ साइंस में 25 साल तक बेरी पर शोध कार्य किया, लेकिन पहले विश्व युद्ध के दौरान इन्हें वॉशिंगटन डीसी आना पड़ा और वॉर प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ना पड़ा। कितनी अजीब बात है ना बबीता कि इन विश्व युद्धों की वजह से ज्यादातर लोगों को अपने ओरिजिनल काम को छोड़ना पड़ा और न चाहकर भी इनसे जुड़ना पड़ा। हाँ, ऐसे में काम के साथ साथ माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता होगा, लेकिन वो लोग वाकई महान हैं जो युद्ध समाप्त होने के बाद भी अपने पुराने काम को उसी लय व ताल के साथ पूरा करने में सफल रहे हैं। वॉशिंगटन आने के बाद विलियम्स ने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए बेल टेलीफोन कंपनी में 20 साल तक बतौर केमिकल डायरेक्टर भी काम किया। इस दौरान इन्होंने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय में अपने गैरेज में काम करना शुरू कर दिया और कई बार तो अपनी पत्नी की वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बतौर सेंट्रीफ्यूग नामक साइंस इंस्ट्रूमेंट के तौर पर किया। बेरी के लिए जिम्मेवार विटामिन की संरचना का पता लगाने में जो भी पैसा खर्च हुआ था वो विलियम ने अपनी जेब से ही दिया, लेकिन अपने शोध से कभी पीछे नहीं हटे। अब तक उन्हें ये तो पता चल चुका था कि ये बीमारी विटामिन की कमी से होती है। वर्ष 1930 के करीब विलियम्स ने अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए एक निजी कंपनी से फंड की मदद मांगी, जिसके बाद उन्हें बेहतर लैब के साथ साथ प्रयोगशाला सहायक भी मिले, जिनकी मदद से वो तेजी से अपने कार्य को पूरा कर सके। इस तरह 1936 में विलियम्स ने विटामिन B1 की सही संरचना को ज्ञात करने में सफलता हासिल की, साथ ही इसके कृत्रिम निर्माण का तरीका भी खोज निकाला। विलियम्स ने विटामिन B1 के मुख्य अवयव को नाम दिया था थायमीन और इससे संबंधित जानकारी अपने शोध पत्र के जरिए अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन को भी दी। एसोसिएशन ने उनके शोध को स्वीकार किया, लेकिन थायमीन के नाम के अंत में ई और जोड़ दिया। इस तरह इसकी स्पेलिंग THIAMIN के बजाय अब THIAMINE हो गई, जिसका मतलब ये था कि ये विटामिन एमीन समूह की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। थायमीन नामक ये रसायन अनाज, दालों, मीट, खमीर, नट्स आदि में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और शरीर की एंजाइम्स अभिक्रियाओं में भाग लेकर कार्बोहाइड्रेट्स व प्रोटीन को विघटित करने या तोड़ने का काम करता है, ताकि सभी अपना असर अलग अलग दिखा सकें। 1942 में अपनी खोज को पेटेंट कराकर विलियम्स विटामिन को रसायन की मदद से दोबारा निर्मित करने वाले अग्रणी वैज्ञानिकों में शामिल हो गए। उनकी इस खोज के लिए इन्हें वर्ष 1947 में सोसाइटी ऑफ केमिकल इंडस्ट्री द्वारा पर्किन मेडल से नवाजा गया। हालांकि इस सम्मान से उनकी खोज कई गुना बड़ी थी। बिल्कुल, क्योंकि विटामिन B1 की संरचना का पता चलने के बाद बड़ी संख्या में इसके यौगिक का निर्माण होने लगा और एशिया व दूसरे देशों के तमाम बच्चे जो इस बीमारी से परेशान थे, उन्हें भी राहत मिलने लगी। इस तरह हजारों मासूम जानों की बेरी जैसे रोगों से रक्षा करने वाले रॉबर्ट आर विलियम्स के हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे जब तक कि धरती पर जीवन है। और आज समस्त विश्व इस महान खोजकर्ता को उनकी जयंती पर तहे दिल से सलाम करता है। और इसी के साथ अब वक्त हो चला है आज के सवाल का। सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं और उसका जवाब आपको हमें बताना है। तो संदीप, सवाल पूछ ले। बिल्कुल, आज के सवाल में आपको हमें बताना है कि स्टेथोस्कोप के इन्वेंटर का नाम क्या है। born2beremembered@gmail.com पर अपने सही जवाब भेजिए और साथ ही साथ जुड़िए facebook.com/born2beremembered पर। अब मुझे यानी संदीप भट्ट को और साथ ही बबीता जैन को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा वर्षा या सपनों में, मैं उड़ना
वैसा हूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered. इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुत करता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी हर्बल प्रोडक्ट्स की बड़ी मांग है। अगर हम उन मानकों पर खरे न उतरे तो हमारे जैसे व्यापारियों के लिए रिस्क भी बड़ा है। इन सब मुद्दों का ख्याल रखेगा VCS वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम। उत्पादक अपने हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए गुणवत्ता की ये निशानी पा सकते हैं। आयुष प्रीमियम मार्क उत्पादन WHO द्वारा निर्धारित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी GMP के अनुसार VCS यानी सुनिश्चित और सुरक्षित व्यापार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।